2 point masses of m1 equal to fm and m2 equal to 1 minus fm, f less than 1, are in outer space far from gravitational influence of other objects at a distance capital R from each other. They move in circular orbits about their center of mass with angular velocities omega 1 and omega 2. In that case, we have here many options regarding comparison of omega 1 and omega 2. Which one will be correct? जो अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए. अब पहले एक बार क्वेश्चन और डिटेल में समझ लें. पहले मैं क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, बस समझना है कि ये बाइनरी स्टार वाला ही क्वेश्चन है. बाइनरी स्टार का एक क्वेश्चन होता है जी, एडवांस में आया था और वही क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के पूछ दिया है. यहाँ पर m1 कंसीडर कर लीजिए और यहाँ पर m2 कंसीडर कर लीजिए और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आप r1 मान लो. पहले तो आप सेंटर ऑफ मास बता दो किधर होगा. मिड पॉइंट पे होगा नहीं. m1 m2 अगर बराबर होंगे तो मिड पॉइंट पे होगा, बट नीड नॉट नेसेसरी कि जो यहाँ पर f है वो 1/2 ही हो. f लेस देन 1 है, 0.7 भी हो सकता है. तो फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे हो. हमने कहीं भी बना लिया, आपको लगे भी मिड पॉइंट तो मानना नहीं. ये जो सेंटर ऑफ मास आप बनाए हो, इसका m1 से जो डिस्टेंस है, सपोज़ करिए ये आपका r1 है और इसका जो m2 से डिस्टेंस है सपोज़ करिए r2 है, और r1 प्लस r2 जो अगर कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैपिटल R के इक्वल है. r1 r2 अभी निकालिए नहीं, अभी इतना आपको बस समझना है कि सेंटर ऑफ मास ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट इनका और इनका मास मूवमेंट इक्वल होता है. मतलब m1 का मास मूवमेंट m1 r1 और m2 का मास मूवमेंट m2 r2 ये इक्वल होगा. ठीक है. और r1 प्लस r2 अभी आपने कहा था कि ये आपका जो होगा r के बराबर होगा. इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से r1 r2 निकाला तो जा सकता है, लेकिन अभी निकालिए नहीं, नीड होगी तो कर लेंगे. अब आगे ऐसा कहा है इन्होंने कि m1 m2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये m1 अट्रैक्ट हो रहा है बाई m2 और ये m2 अट्रैक्ट हो रहा है बाई m1, राइट. तो ऐसा नहीं होगा लेकिन कि ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएं. अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन हो नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है दे आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. अब इस सर्कुलर ऑर्बिट जो है ना, ये यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा. जो m1 है ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है, और जो m2 है ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है. सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा आप इधर कर लो, नहीं तो फिर दोनों सर्कल अभी जो बनने वाले वो मिक्स हो जाएंगे. तो यहाँ पर m1 को केवल अभी आप फोकस करिए. m1 को क्या करना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना है. जो अगर आप इसको बनाएं ऑर्बिट को तो कैसे बनाएंगे? सेंटर ऑफ मास इसको आप फिक्स मानेंगे, इससे आप एक ही तरफ जाओगे, r1 मिलेगा, ये हो गया रेडियस वेक्टर, और इसी को अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कर दोगे इस तरह से. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट द ऑर्बिट विच विल बी ड्रॉन फॉर b. ये कैसे होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी रोटेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास को फिक्स मान लो, यहाँ पर सेंटर होगा और इसको आप b से ज्वाइन कर दो. ये b से ज्वाइन हो गया और ये फिक्स है, और b पर एरो बना दीजिए. अब ये जो रेडियस वेक्टर मिला है, इसी रेडियस वेक्टर को आपको रोटेट कर देना है. ठीक है. तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि दोनों जो सर्कल हैं सेम रेडियस के हैं. नो. जो छोटा सर्कल है वो r1 रेडियस का है, जो बड़ा सर्कल है वो r2 रेडियस का है. हालांकि मैं अगर आगे ना भी बताऊं तो ऐसे क्लियर हो जाएगा कि इट इज़ वेरी श्योर वट एवर विद द साइजेज ऑफ द सर्कल, वट एवर विद द वैल्यू ऑफ r1 r2, जितनी समयांतराल में ये घूम करके यहाँ आएगा उतने ही समयांतराल में ये घूम करके यहाँ आएगा. हाँ, ये बात सही है कि दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन हम लीनियर स्पीड की बात कर भी नहीं रहे हैं, हम एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं ओमेगा, जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है.
जितने टाइम में ये एक चक्कर लगाएगा उतने टाइम में ये भी एक चक्कर लगाएगा। तो टाइम पीरियड फॉर बोथ T1 T2 ये बराबर है, यानी कि ω1 ω2 ये बराबर है, चाहे R1 R2 की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। ऐसे ही क्लियर हो गया। बट माइट भी आप मैथमेटिकल होना चाहें तो फिर कैसे करें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइए। यहाँ पर M1 पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हम लगाएं तो ये कितना आएगा? M1 R1 ω1 स्क्वायर। मैंने टेम्परेरी बेसिस पे दोनों का ओमेगा अलग अलग माना है, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। ऐसे M2 पर क्या कोई सेंट्रीफ्यूगल लगेगा? लगाइए, यह आएगा M2 R2 ω स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल है जो M1 पे लग रहा है, ये इन दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी कि F से बैलेंस हो जाएगा। ये वाला फोर्स इस वाले को बैलेंस करेगा और मैग्नीट्यूड वाइज जो ये होगा वही तो ये भी होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं बिटवीन टू पार्टिकल। तो ये जो फोर्स है ये इसको बैलेंस करेगा। तो चाहो तो आप ऑनली इसका एफबीटी कंसीडर करो, फिर ऑनली इसका करो, तो वही आएगा जो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या करके, इसको पूरे को टुगेदर कंसीडर कर लो। तो टुगेदर कंसीडर करोगे तो इस पे एक्सटर्नल तौर पे अगर कहा जाए तो एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि M1 R1 ω1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू M2 R2 ω2 स्क्वायर। बट बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 R2 किसके बराबर होगा? M2 R2 के। तो M1 R1 M2 R2 से कैंसिल हो गया और ω1 स्क्वायर आ गया ω2 स्क्वायर के। यहाँ की प्रूफ हो गया, ω1 ω2 के बराबर होगा, T1 T2 के बराबर होगा। F की कोई भी वैल्यू हो उससे होगा क्या कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी, सर्किल के साइजेस बदलेंगे, सर्किल की ऑर्बिटल जो रेडियस है वो बदलेंगी। बट निश्चित है कि जितने टाइम में ये एक चक्कर लगाएगा उतने टाइम में ये भी एक चक्कर लगाएगा। इन ऑल केसेस वट एवर विद द वैल्यू ऑफ स्मॉल f। सो ω1 = ω2 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ f।